जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट अलॉटमेंट के बारे में कि कैसे रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की पोस्ट अलॉटमेंट होती है, कैसे किस पर्सन को पोस्ट दी जाती है। काफ़ी सारे पर्सन ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो गया है डीबी के लिए, अभी मेरा कट ऑफ से इतना ज़्यादा मार्क्स है, मैंने फर्स्ट नंबर पर ये पोस्ट दी है, क्या चांस है पोस्ट मिलने का। काफ़ी सारे पर्सन ने यूट्यूब पर भी कमेंट किया है। तो शायद आप लोगों के मन में भी ये डाउट होगा। तो देखिए, पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर आप लोगों के मन में जो डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, हालांकि रेलवे के द्वारा कैसे पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात को समझना और समझाना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने कोशिश की है, आप लोगों को हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। वीडियो को पूरी देखना, आप लोग समझ पाएंगे पूरी बात को। ओके, तो देखिए, रेलवे के द्वारा पोस्ट अलॉटमेंट मेनली 3 टॉपिक पर डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं 4 टॉपिक पर डिपेंड करता है। ठीक, वो टॉपिक क्या क्या है, उन टॉपिक को बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। जब रेलवे की वैकेंसी आती है जोन वाइज, सेंट्रल रेलवे में कितनी है, ईस्टर्न में कितनी है, वेस्टर्न में कितनी है, नॉर्दर्न रेलवे में कितनी वैकेंसी है, साउदर्न में कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना होम जोन चुनकर या फिर वैकेंसी के अकॉर्डिंग चुनकर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लिए या तो हम लोग कैफे वाले का सहारा लेते हैं या खुद से अप्लाई कर देते हैं। उस टाइम कुछ पर्सन कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ पर्सन कोचिंग कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और उस टाइम से अब तक हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती है। ओके, तो वो गलती हम कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा पोस्ट अलॉटमेंट के टाइम भुगतना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के बाद भी पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस मेनली डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट को कौन सा प्रेफरेंस दिया है, किस नंबर पर कौन सी पोस्ट डाली है। मीन्स आपने पहले नंबर पर गेटमैन दी है, दूसरे नंबर पर ट्रैक मेंटेनेंस दी है, थर्ड पर हॉस्पिटल असिस्टेंट दी है, फोर्थ पर इलेक्ट्रिकल की दी है, चौथे पर कैरेज एंड वैगन दी है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की दी है, इलेक्ट्रिकल दी है ना। वो सब डिपेंड करता है। ये होता है हम लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक, सेकेंड नंबर की बात करूँ तो डिपेंड करता है हमारा मार्क्स पर। कौन सा मार्क्स? जो हमने सीबीटी एग्जाम दिया है, उस सीबीटी एग्जाम में हमारा कितना मार्क्स आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन वाला हमारा मार्क्स कितना है, किसके अकॉर्डिंग? कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग। मेरिट के अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स ज़्यादा है। ठीक, ये डिपेंड करता है। एक तो कट ऑफ होती है पीटी वाली, एक होती है डीबी के लिए, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं डीबी के लिए वाली। ओके, डीबी से हमारी जो कट ऑफ है उससे कितना मार्क्स ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पर बात करूँ, तीसरा पॉइंट है हम लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? जब हम लोग डीबी देने जाते हैं, डीबी के बाद मेडिकल मेमो मिलता है। उस मेडिकल मेमो को लेकर हम लोग डॉक्टर से जो चेकअप कराते हैं, जो हमारी नेचुरल बॉडी है, जो गॉड ने दी है हमें, वो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉटमेंट होती है। और नंबर चौथे की बात करूँ मैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है आपके जोन में, नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट है आपके जोन में, कैटेगरी वाइज कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, यूआर कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने अप्लाई किया था एनएफआर से, गुवाहाटी जोन से। मेरा मार्क्स था 73.81, हमारी कट ऑफ गई थी 71.76। ओके, अब मेरा कट ऑफ से जो है 2.05 मार्क्स ज़्यादा है। मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। ओके, और मेरी जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी वो थी गेटमैन, उस टाइम गेटमैन की पोस्ट भी थी। सेकंड पे थी हॉस्पिटल असिस्टेंट, थर्ड पर थी पॉइंट्समैन, और फोर्थ नंबर पर थी ट्रैक मेंटेनर 4। पाँचवें नंबर पर थी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाली हेल्पर की, छठे पर थी मेरी हेल्पर मशीन की, सातवें पर थी हेल्पर ब्रिज वाली, फिर कैरेज एंड वैगन वाली, ऐसे करके। ओके, तो मुझे क्या पोस्ट अलॉटमेंट हुई है?
ट्रैक मेंटेनर 4th। हालांकि गेट पर ड्यूटी करता हूँ इंजीनियर डिपार्टमेंट के थ्रू, वो आप लोगों को पता है। ठीक, ट्रैक मेंटेनर 4th पोस्ट मिली है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है। और मेरे ही सेक्शन में मेरे ही स्टाफ का एक पर्सन जिसका कट ऑफ से केवल आधा नंबर या कह सकते हैं 1 नंबर ज़्यादा है, सेम मेडिकल स्टैंडर्ड है, सेम पोस्ट प्रेफरेंस है, लेकिन कैटेगरी अलग है, उनको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है। ठीक है, शायद समझ पा रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में डाउट है क्वालिफिकेशन को लेकर कि भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री की है। कुछ भी किया हो डजेंट मैटर, आपने BA किया हो, BSc किया हो, MSc किया हो, MA किया हो, B.Ed किया हो, B.Tech किया हो, ये मैटर नहीं करता है आपके पोस्ट अलॉटमेंट में बिल्कुल भी। क्या मैटर करता है, आपने 10th क्वालिफिकेशन किया है कि नहीं, ITI किया है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकेंड नंबर पे कट ऑफ से आपका कितना मार्क्स ज़्यादा है, थर्ड नंबर पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में, किस डिपार्टमेंट में। ओके, देखिए समझिए इस बात को। जब आपका DV हो जाता है, मेडिकल आ जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ, मेडिकल के बाद की, आपका अब फाइनल पैनल आएगा। फाइनल पैनल के बाद आपका कितना मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग सारे पर्सन की लिस्ट बनेगी, जितने भी आपका जोन है, चाहे आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया हो, सारे पर्सन की लिस्ट बनेगी। कैसे लिस्ट बनेगी, पूरा सीरियल वाइज रैंक के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, सेकंड पे किसका है, थर्ड का किसका है, फोर्थ का किसका है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपके जोन में कितने डिवीज़न हैं, किसी जोन में 4 डिवीज़न, किसी में 5 डिवीज़न, ऐसे करके। तो शुरू के 4 टॉपर को, एक को दूसरे डिवीज़न में, एक को तीसरे डिवीज़न में, एक को दूसरे डिवीज़न में, एक को एक डिवीज़न में। ओके, ऐसे कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने पॉइंट्समैन की पोस्ट भरी है, मार्क्स भी ज़्यादा है, रैंक में अच्छा है, उसके मन में है कि यार अच्छा है, मिल जाएगी क्या, बट आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B3 है, तो आप एलिजिबल नहीं है पोस्ट के लिए। ओके, आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छा होना चाहिए अगर आप उस पोस्ट को चाहते हैं तो, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपकी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और आपका मार्क्स शुरू की जो रैंक है आपका टॉपर में होना चाहिए नंबर। अदरवाइज रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताता है, ये जारी करता है, आप लोग चाहे पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर, कि रेलवे को पूरा अधिकार है पोस्ट अलॉटमेंट का, किसी भी पर्सन को कोई सी भी पोस्ट दे सकती है, आप रेलवे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही अपनी पोस्ट चेंज करा सकते। ओके, समझ पा रहे होंगे शायद बात को। अगर किसी पर्सन ने हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट डाली है, दूसरे नंबर पर पॉइंट्समैन डाली है, तीसरे नंबर पर मान लीजिए सिग्नल एंड कम्युनिकेशन वाली डाली है, ऐसे करके चौथे नंबर पर ट्रैक मेंटेनर 4 डाली है। ओके, बट उसमें आ रहा है वो टॉपर में, शुरू के 3-4 नंबर पर उसका मार्क्स आ रहा है, कहीं ना कहीं नंबर नाम उसका, लेकिन उसका मेडिकल स्टैंडर्ड उसकी पोस्ट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, कौन सी पोस्ट दी जाएगी, जो आपने सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दी होगी। अगर सेकंड नंबर के सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको थर्ड वाली दी जाएगी, अदरवाइज 8वें नंबर की 10वें नंबर की कोई भी मिल सकती है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे पूरी बात को। सबसे पहले मैंने बताया किसके बारे में, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस अब तो आपका चेंज नहीं हो सकता, जो आपने फिलअप कर दिया वही पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, आपके हाथ में नहीं है। सेकंड बात, आपका मार्क्स, अब तो आपने एग्जाम भी दे दिया, सब कुछ हो गया, आपका मार्क्स कितना है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, आपका मार्क्स कैसा है, आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या है, वो डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर पे नंबर ऑफ पोस्ट कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको मिलती है कि नहीं, क्या वो वैकेंसी फिलअप हो गई है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है नसीब के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को उसका फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल जाए, किसी को सेकंड भी मिल जाए, है ना। तो आपका नसीब साथ देना चाहिए, भाग्य साथ देना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड सारा सही होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छा होना चाहिए, मार्क्स भी अच्छा होना चाहिए, तब आपको आपके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेगी। अदरवाइज रेलवे कोई भी पोस्ट अलॉटमेंट कर सकता है। आई होप आप लोग पूरी बात समझ पाए होंगे और पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।